हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, सोनल शर्मा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब वाह यार, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब खुद से भी ज़्यादा प्यार करने के बाद भी हमारी जो जॉय था ना, ओह माय गॉड, उसके बारे में क्या बोलूँ। वो तो मतलब अपने प्यार को किसी और के हाथ में सौंप देने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। मतलब वो अब और एक दिन भी वेट नहीं करना चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके बस उन दोनों की शादी हो जाए और अमृतसर से भी इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी हट जाए, क्योंकि मैं नहीं ले पा रही हूँ किसी और की जिम्मेदारी। और मैं कैसे लूँ जबकि वो तो किसी और की अमनात है ना, वो तो किसी और की है। तो फिर मैं क्यों? और चाहे कुछ भी हो जाए पर इन दोनों की शादी तो मैं दिला के ही रहूँगी। इन दोनों की शादी होकर रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों करना पड़े फिर भी। और जांच को होता वो तो बस सोनल को खुश रखने के लिए, उसकी फेस पे खुशी और मुस्कुराहट लाने के लिए हमारी जॉय कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी। और सिर्फ कर सकती है क्या, जो वो कर भी चुकी थी अपने सब कुछ। उसने तो अब सोनल के नाम कर चुकी थी और ये सब देख के तो अब सोनल के पैर के नीचे से एकदम से ज़मीन खिसाल जाती और एकदम से शॉक्ड हो जाती, जिस कारण वो अब गुस्सा करने लग जाती। पर अब उसने जो गुस्सा करी थी ना यार, क्या बोलूँ, जो तो यही चाहती थी कि उसने मुझ पर गुस्सा करे, मुझ पर हक जताए। बट अब उसने जो गुस्सा और भौंक दिखा रही थी ना, वो तो सिर्फ एक दोस्त वाली। बट जॉय तो चाह रही थी कि अपनी पार्टनर वाली, जा इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकता। पर सोनल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, वो खुद को कोस रही थी कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मुझे पहले ही बता देती तब तो शायद इतनी कुछ नहीं होती। और शायद मैं मतलब अब तो उसकी सर भी घूम रही थी और ये सब देख के मतलब वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, उसे बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा था यार उसके साथ बात करने में, कि जो मेरी कारण पूरी लाइफ सिर्फ तकलीफ सह गई और मुझसे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला सिवाय दर्द, पेन और तकलीफ। पर फिर भी इतनी चिंताएं, मेरे लिए सब कुछ किया, अपनी पूरी लाइफ की मेहनत मेरे नाम कर दी मेरे लिए। मतलब अब तो वो भी रो रही थी। पर जांच को तो जब जॉय उसकी आंखों साफ कर रही थी ना, अब वो भी तो एकदम से इमोशनल हो जाती और वो एक साइड से उसे हक खा ली थी, जिस कारण अब जॉय भी उसे हक खा ली थी कि अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ देखो, ताकि तुम्हारी आंखों पे आंसू ना आए, हमेशा तुम्हारे चेहरा पे एक प्यारी सी, एक क्यूट सी मुस्कुराहट रहे। इसलिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सब किया, तुम फिर भी रोई ही जा रही हो। क्यों? ऐसा मत करो ना प्लीज़, ऐसा मत करो प्लीज़। तो कहते कैसे ना करूँ, कैसे मुस्कुराहट लाऊं? क्यों मेरे लिए इतनी कुछ किया? क्यों? मैं ही नहीं ला सकती, मैं ही नहीं ला सकती। तो कहती क्या मतलब कि नहीं ला सकती? अरे देखो देखो इधर करो फेस। तो ऐसे ही ज़बरदस्त उसके फेस को अपनी तरफ करता और उसके दोनों सेक्स करना ऐसे ऐसे बच्ची की तरह खिसने लग जाती कि अरे हंसो ना, अरे हंसो। तो अब उसकी चेहरा पे ऐसे ही ना हंसी आ जाती। तो कहती हाँ ये हुई ना मेरी सोना की हंसी, मैं तो मेरी सोना को ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। प्लीज़ हमेशा ऐसे हंसते रहा करो, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगती है सच में। तो वो ऐसे बोल के ना मतलब दोनों एक दूसरे के साथ माथा मिलाते, दोनों एक दूसरे को हैरान होके देखती। मतलब दोनों की आंखों पे कुछ तो था, और जो था ना, ओह माय गॉड,
वो अब बताने की, अब बयां करने की कोई फ़ायदा नहीं है यार। पर फिर भी जब उसे हैरान होके देख रही थी, उसकी दिल तो फटी जा रही थी। उसके मन बहुत कुछ कह रहा था। उसके दिल पे जो गाह हो रहा था ना, उसके दिल पे जो तूफान सा चल रहा था ना, जो सुनामी सा चल रही थी ना, वो तो अब वो उसकी आंखों पे और उसकी फेस पे साफ ऐसे देख रहा था। पर सुनील के हाथ में भी कुछ भी नहीं था यार, क्योंकि उसके दिल में भी तो अब कोई और था ना। इसलिए मतलब कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था अब कुछ इजहार करने की, कुछ बयां करने की। इसलिए दोनों ऐसे हैरान होकर एक दूसरे को देख रही थी। सुनल की आंखों पे भी तरफ था, जॉय की आंखों पे भी, और उसके दिल पे जो चल रहा था ना, उसके मन में जो चल रहा था ना, वो तो उसकी चेहरा पे, उसकी आंखों पे साफ दिखाई दे रहा था भाई। पर फिर भी वो मुस्कुराई जा रही थी, वो प्रिटेंड नहीं कर रही थी। पर अब तो सुनल को बताने की, उसे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा था यार, क्योंकि वो सब कुछ खुद से समझ पा रही थी कि जय के मन में, उसके दिल पे अब क्या बीत रही है। किसी अपनों को खोने से, किसी को दूर होने से, और वो इंसान अगर हो अपनी प्यार, तो सोचो यार उसे किस तरह का दर्द, किस तरह का तकलीफ और किस तरह से पेन हो सकती है। मन उसके दिल पे वैसे खून बह रहा था यार। पर अभी भी वो मुस्कुराए जा रही थी, वो हंसी होती है, और जैसे ऐसे गा कर की आवाज़ आती है ना, तो फ़ौरन खड़ी होती और कहती कि वो लगता है वो जमाई है या फिर उसकी पापा, हाँ इन दोनों में से कोई ना कोई ज़रूर आई है। तुम रुको, मैं दरजा खोल के आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना दरजा खोलने के लिए जाने लगती, तो इतने में ही सोनल मतलब वो भी खड़ी हो जाती और वो अचानक जॉय के पैर पकड़ लेती, मतलब उसकी आगे बैठ जाती और उसके पैर से खस के पकड़ लेती और ऐसे रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लग जाती कि प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो इस बदले से को माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि शुरू से अब तक मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, और तुम मेरे लिए क्या नहीं किया, मेरी जान बचाया, बदले में कितनी जुल्म से, कितने, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जो तो ऐसे हैरान हो जाते और वो भी ऐसे ही चार चुका के ना उसे खड़ी करती, खड़ी क्या रही हो, किस बात की माफ़ी मांग रही हो, हाँ तुम्हारी कोई दोष नहीं है और नहीं तुमने कोई अपराध किया, समझ लो ये मेरी नसीब में लिखा था। पर चार्ज को तो बचपन से तो सही मिल के आ रहा है ना, इसके अलावा मुझे और क्या ही मिला, तो इसलिए कह रही हूँ तुम खुद को तुझी मार ठहराओ, तुमने कुछ नहीं किया, जो किया वो मैंने किया, अगर किसी की गलती हुई है वो मुझसे हुई है, तुमसे नहीं, तो फिर तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? प्लीज़ प्लीज़ सोना, ऐसा मत करो, ऐसे माफ़ी मांगे उसे और सुनी मत करो प्लीज़, और नहीं तो मैं और गिर जाऊंगी, प्लीज़। सब तो ख़त्म हो ही गया, अब सिर्फ दोस्ती बची है ना, प्लीज़ वो तो यार ख़त्म मत करो प्लीज़। तो ऐसे बोल के ना सुनल को खाली करती और फिर ऐसे आगे की तरफ जाने लगती, पर इतने में वो खड़ी हो जाती, अपनी आंसू साफ करती और फिर कहती, एक मिनट, वो और एक बात कहना था। तो सुनल कहती, बोलो बोलो ना। तो कहती, वो पता नहीं मैं अनजाने में शमा को क्या क्या कह दिया। तो कहती कि क्या कहा? तो कहती, अरे रिलैक्स, ज़्यादा कुछ नहीं, वो मैं सिर्फ इतना सा कहा कि मैं जिसे चाहती थी, मैं जिसे अपनी दिल दे बैठा, जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उसे मैं प्यार करती हूँ, अपनी पार्टनर बनाना चाहती हूँ, उसे मैं उसके नाम से कभी नहीं बुलाया, उसे मैं अपनी सोना कह के बुलाती हूँ, मेरी सोना, प्लीज़
हो सके तो मतलब जैसे ऐसे कहती है ना, सुनल तो हैरान हो के वो पागल की तरह मन से सोचा कि आंखों पे खो गई है यार। उसे बहुत दया आ रहा था उस पर, उसे बहुत प्यार आ रहा था, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो एकदम से लाचार बन चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो वो ऐसे हैरान होकर कहती हाँ, तो वो कहती प्लीज़, ताकि ये बात उसे कभी पता ना चले कि वो सोना कोई और नहीं, वो तुम ही हो। प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ ये मदद कर देना। अगर उसे पता चले ना, फिर तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और शायद तुम्हारी, तो वो ऐसे ही समझ जाती कि ठीक है, पर सब नहीं ना सही, पर जब मैं अकेली रहूं तब तो तुम मुझे सुना कहोगी ना। बोलो बोलो ना, जब आसपास कोई नहीं रहेगी तब तो तुम मुझे सुना कह के जरूर बुला सकती हो ना। हाँ बोलो, बुलाओगी ना। चाच को तो तुम जब मुझे सुना कह के बुलाती हो ना, तब मुझे सुकून सा फील होती है, मुझे चैन आती है, मुझे बहुत अच्छा लगती है। मुझे लगती है कि मेरी मेरी ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई परेशानी है, और ना ही कोई चिंताएं हैं। मुझे लगती है जब तुम हो तब मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। तुम जैसे दोस्त को मैं कभी खोना नहीं चाहती। प्लीज़ बोलो, तुम कभी मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? सारी जिंदगी मेरी दोस्त बन के रहोगी ना? और जब भी मुझे बुलाओगी ना, प्लीज़ कोई और नाम से नहीं, सिर्फ सोना कह के बुलाओगी, सिर्फ सोना। तो ऐसे हंसती थी कि मैं तुम्हें कैसे सोना कह के बुलाऊंगी, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तो तुम शमा के घर पे उसके साथ रहोगी ना, वहाँ पे चले जाओगी। फिर मैं कैसे तुम्हें सुनल कह के बुलाऊँ? तो कहती पर जब तक हूँ तब तक तो बुला सकती हो ना, प्लीज़। और एक बार बोलो ना कि मेरी सोना। तो ऐसे मतलब उस इस तरह से कहती है ना, अपनी आंखों पे आंसू लेके। जॉय भी तो एकदम से उसकी आंखों पे खो सी जाती कि तुम मेरी सोना, तुम मेरी सोना थी, मेरी सोना हो, और सारी ज़िंदगी तुम मेरी हो या ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमेशा तुम मेरी सोना रहोगी, सिर्फ मेरी। आती हूँ पागल। तो ऐसे बोल के सुनल के सर पे हाथ रखती और बस वो रोते हुए आगे की तरफ चले जाते। मतलब वो किस तरह बच्ची की तरह रो रही थी ना यार। वो एक लड़का था भाई, पर फिर भी वो एक लड़की की तरह, एक बच्ची की तरह रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उसके आंसू तो ऐसे आंखों से टपक टपक के पड़ी थी भाई। वो बार बार साफ करने लग जाती, पर ऐसे तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी भाई। इधर सोनल भी पागल हो रही थी, वो भी जॉय को ऐसे हाथ नहीं काटना चाह रही थी, उसे पेन नहीं देना चाह रही थी, उसे दर्द नहीं देना चाह रही थी। बट ये दर्द तो भाई कब की पैदा हो चुकी थी, वो तो इन दोनों में से किसी को नहीं पता था। और चांस को तो ये जो दर्द, ये जो पेन एक बार पैदा हो चुकी थी ना, ओह माय गॉड, ये तो जब तक जिंदा रहेगी ना, इन दोनों में से किसी को भी ख़त्म नहीं होगी। वो फिर कभी नहीं ख़त्म हो सकता भाई। प्यार का दर्द ऐसा दर्द होती है, प्यार का पेन ऐसा पेन होती है। और सच मानो तो अब तो सिर्फ जॉय को नहीं हार्ड हो रहा था, उसके साथ साथ तो सुनल को भी हो रहा था, क्योंकि अब वो सुन चुकी थी, वो जान चुकी थी भाई। हाँ कि ये बात अलग था कि अब तक उसे पता नहीं था, पर जब से उसे पता चला ना, तब से तो बेचारी भी वैसे गिल्टी में थी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। खैर वो ऐसे बार बार घंटी बजी जा रही थी। जो भाग के जाकर डोर ओपन करती तो आगे तो कोई आ नहीं भाई, वहाँ पे तो श्यामा आ चुकी थी। फिर वो तो आते ही
फिर ऐसे ना मुस्कुराते हुए सुनील की तरफ भागने लग जाती। तो इतने में ही जय कहती ओ मतलब वो शमा को कुछ कहने वाले होते, बट शमा तो उसकी बात को ध्यान ही नहीं देती। वो इग्नोर करके भाग के जाके बस मनो कब से अपनी जान को नहीं देखा था, इसलिए उसे देखने के लिए, उसे आकारने के लिए तड़प रही थी भाई। पर जय की इन दोनों के लिए कम कुछ करी थी क्या? नहीं ना। पर वो तो ज़्यादा नोट ही नहीं करती, वो बस जाके सुनल को गले लगा लेती। तो सुनल भी ऐसे जय की तरफ नोट करती, तो जय ऐसे सार झुका के मतलब दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था। तो ऐसे उसे भी अच्छा नहीं लगता, तो कहती मैं ठीक हूँ, वैसे लगता है जय कुछ कहने वाली है। तो कहती हाँ हाँ तो क्या हुआ, वो मैं बाद में सुन लूँगी ना, पर पहले मेरी जान तुमसे मिलने तो दो, मुझे तुम्हें हक्काना है। ओह मेरी जान पता है कब से तरस रही थी बस तुम्हें हक्काने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। पर थैंक गॉड फाइनली उस सुकून मुझे मिली है। तो कहती हाँ ठीक है, पर एक काम कीजिए ना, पहले उनसे बात कर लीजिए। तो कहते हाँ ठीक है करियो ना। तो ऐसे बोल कर ना जय की तरफ घूमती, तो इधर जो है वो तो अपनी चेस्ट पे ऐसे हाथ बन के ना दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था। तो शमा जाकर ऐसे कहती हाँ जय। तो जय अचानक उसकी तरफ करती कि हाँ बोलो। तो कहती ऐसे पापा से बात हुआ ना, फिर बाद में पापा क्या कहा, जो भी हो यार मैं उसे नहीं खो सकती, पापा कुछ भी कहे पर मुझे उनकी बात मंजूर नहीं है। तो कहती हाँ हाँ तुम्हें किसने कहा उनकी बात मानने के लिए, और वैसे अंकल तुम्हें कुछ और थोड़ी कह रही है, कुछ कहा है क्या तुम्हें। तो कहती मुझसे तो कोई बात नहीं हुआ पापा से, वैसे पापा मुझे कुछ कहने आए थे बट मैं उनसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैं उनकी कोई बात सुना, क्योंकि मुझे तो पता है कि उन्होंने मुझे क्या कहने वाली है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सुना। तो जय हंस देती कि पागल, और क्यों नहीं सुना, वैसे तुम्हें सुनना तो चाहिए था। तो कहती क्या कह रही हो, पता है ना उन्होंने क्या कहने वाली है, यही कहेगी सुनल से दूर रहो, उससे मत बात करो, मैंने तुम्हारी शादी इंतजाम कर लिया है, मुझे जो पसंद है उसी लड़के से तुम्हें शादी करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर है ना अरे भाई तू विश्वास कर, मैं थक चुकी हूँ शादी की बात सुन सुन के, मुझे ये सब सुनने की ना और थोड़ा भी दिलचस्प नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। तो जय कहती अरे नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी, पागल तुम्हें सुनना चाहा था ना, उन पे भरोसा रखना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकती है कि उन्होंने तुम्हें कुछ उल्टा खुशखबरी सुनाने वाली थी या कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देने वाली थी, तुम्हें सुनना चाहिए था ना। तो चाहे तो ऐसे बोलती। तो शिमा कहती खुशखबरी कोई गुड न्यूज़, वो भी मेरे पापा से, ऐसे तो मैं कभी ना उम्मीद कर सकती, क्योंकि ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, तो फिर ऐसे कैसे अब हो सकती है, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं सुनना। तो जय कहती अरे पागल, आज उन्होंने तुम्हें जो सुनाने वाली थी ना और सच में बहुत बड़ा गुड न्यूज़ था। तो मैं कहती हाँ सच में। तो जय कहती सच में। तो मैं कहती फिर बात क्या है। तो जय के मुँह से तो अचानक बात निकाल जाती कि अरे भाई तुम दोनों की शादी वो भी काल की काल। तो क्या बोलो, शिमा तो एकदम से शॉक कि हाँ सच में। तू कहती हाँ हाँ सच में। तो मतलब शिमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत एक्साइटेड हो जाती, पर सोनल वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके मन में तो अब कुछ अलग ही तूफान चल रहा था और उसे भी ऐसे अब थोड़ा मतलब डाउट हो रहा था ना अपने नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मतलब पर अब तो और ज़्यादा कंफर्म हो चुकी थी कि जब सब कुछ मेरे नाम कर चुकी है तब तो वह मुझसे शादी देख करके ही रहेगी, और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि चैन आएगी। तो वो ऐसे ही सुस्ती होती है। इधर श्यामा वो तो जय को हक्का लेती है ना कि थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, अरे अब तो तुमने सच में
मेरे बड़ा भाई होने की फ़र्ज़ निभाया। अगर सच में मेरी एक भाई होती ना, तब तो शायद बिल्कुल तुम्हारी तरह काम करती। तो जॉय भी ऐसे हंसती कि समझ लो मैं ही तुम्हारा वो भाई हूँ। तो जॉय तो ऐसे ही कह दी थी और शमा भी, पर इन दोनों को क्या पता था भाई कि ये दोनों बस ऐसे वैसे ब्रो फ्रेंड और भाई नहीं थी भाई, ये दोनों तो सच में यार हकीकत में एक ही बाप की औलाद थी। दोनों की रगों में एक ही बाप की खून धरा रहा था, पर ये दोनों तो अभी भी अनजान था। खैर जो ऐसे कहती, अरे छोड़ यार, वैसे बहुत सारा काम है, हाथ में बिल्कुल टाइम नहीं है, इतनी सारी इंतजाम करना पड़ेगा। एक काम कर, तो सुनाल को लेके अभी शॉपिंग के लिए निकाल जाओ और तुम दोनों को जो भी सामान, जो भी कपड़े वगैरह, जो भी चीज़ पसंद है ना वो ले लेना, कुछ भी छोड़ना मत। फटा पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, मैं हूँ ना। क्या? तो शमा ऐसे ना सर झुका ली थी, वो सोचने लग जाती जो मेरे बाप का करना चाहिए था वो कोई और आके मतलब बड़ा होके कर रहा है। तो इधर जो उसके सर ऊपर करती कि ये क्या सर क्यों झुका रहा है, याद है ना कि मैं तेरी बड़ी भाई हूँ, मेरी भी तो कुछ फर्ज बनती है, मेरे भी तो फिर सब करने की फौक है ना। तो ऐसे मुस्कुरा देती। तो जो भी कुछ नहीं कहती, ऐसे ही वो एक कार्ड दे देती कि ले इसमें पैसा है, निकाल लेना। अरे ले ना, पता है ना अब मेरे सर पे कितनी टेंशन है। अरे डेकोरेशन को बुलाना पड़ेगा, पूरी घर डेकोरेशन करना पड़ेगी, गेस्ट को बुलाना पड़ेगा, कितने सारे लोग आने वाली है, उधर खाने की चीज। अरे ले, तो ऐसे शमा के हाथ में वो कार्ड पकड़ा देती और फौरन ऐसे ही काम की बहाना दे के बाहर निकाल जाती। पर जांच को तो उसकी आंखों पे अभी भी आंसू था भाई, मतलब अपनी प्यार की शादी होने वाली है तो सोचो उसके दिल पे अभी भी क्या बीत रही होती है। और सुनल के मन में भी अब बेचैनी थी, उसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। और वो ऐसे जॉय को जाते हुए देखती, फिर वो ऐसे हैरान होकर देखने लग जाती। तो शमा उसे बुलाती पर वो ध्यान ही नहीं देती। तो चुटकी बजाती कि ओ हेलो, क्या हुआ। तो मतलब वो घबरा जाती कि हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, क्यों कुछ कह रही थी क्या। तो कहती अरे उसने क्या कहा, सुना नहीं दिया क्या, चलो। अरे मेरी जान, फाइनली हमारी सपना पूरी होने को आ रही है, हम दोनों की शादी। ओह माय गॉड, पता है मैं कितनी दिनों से इसी फल का, उसी दिन का वेट कर रही थी कि कब हम दोनों की शादी होगी, कब हम दोनों बाहर जाएंगे शॉपिंग के लिए, हम दोनों मनपसंद शॉपिंग करेंगे। वो भी एक दूसरे के साथ फाइनली पल आ गया, अरे चलो। तो ऐसे ही शमा तो उसे खींचते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाती है ना, ऐसे शॉपिंग जाने के लिए, तैयार आने के लिए। तो सुनल भी उसे कुछ भी नहीं कहती, वो ऐसे उसकी हाँ में हाँ कह रही थी। वो जो कह रही थी, मतलब शमा जो कह रही थी वो उसकी हाँ में हाँ कह रही थी, बट वो अपने दिल से मानो जैसे कुछ भी नहीं कर रहे भाई, मानो जैसे वो एकदम से पत्थर जैसा हो गया, नचाड़ हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और नहीं उस शमा को कुछ बता पा रही थी। उसके दिल पे तो मानो जैसे एक, यार क्या बोलो, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर शमा को कुछ भी फील नहीं होने दी थी। वो ऐसे चुप चुप के रो रही थी, अपने आंसू पूछ रही थी, वो खुद को बहुत समझाती। वो नहीं चाह रही थी कि ये सब शमा को किसी भी तरह पता चले, पर वो क्या बोलो, आंसू आ ही जा रही थी यार, क्योंकि जो बिना स्वार्थ पे उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। सोचो किसकी लाइफ में कोई इतनी कुछ क्या क्या नहीं ना, अरे अपनों भी नहीं कभी करती, और ये तो मतलब जॉय तो पढ़ाया था, और फिर भी उसके लिए क्या क्या नहीं कर रहा था, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी भाई। और ये तो अब सुनल जान चुकी थी, बट कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसके दिल पे भी तो कोई और था ना, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और बस खुशी खुशी शमा के साथ शॉपिंग के लिए निकाल जाती। इधर जॉय वो भी अपने काम पे लग जाती और अपनी माँ को भी यहाँ पे लाने के लिए वो टट्टू फट्टू को भी भेज दिया था कि माँ को यहाँ पे लेके आ। और
वो घर पे सारी काम, मतलब सारी काम पे लग चुकी थी। और oh माय गॉड, क्या बोलूँ, यहाँ पे जो शादी हो रहा था ना, ये न्यूज़ तो अब तक जॉय की वो जो लीडर था ना, उसके जो बॉस था ना, उसके पास भी ये न्यूज़ जा चुकी थी। उन्हें भी कोई ये न्यूज़ बता रहा था। ऐसे कोई भाग के आती कि बस बस पता है सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो शौक कि गड़बड़ हो गया, अरे क्या गड़बड़ हो गया। तो मतलब वो आदमी तो ऐसे सांस भी नहीं ले पा रही थी, पर फिर भी वो बले ही जा रही थी कि वो जॉय जॉय शादी शादी। तो मतलब वो ऐसे ही कह रही थी। तो वो मतलब सही से बता भी नहीं पा रही थी। इतने में ही उस बॉस को अंदाजा हो जाती, मतलब वो अंदाजा लगा ली थी कि ओ अच्छा, मतलब जॉय कर रहा है शादी। और ये तो खुशी की बात है ना, अरे होने दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, होने दे, बट शादी होने दे। उसके बाद स्वागत वो तो कभी ना होगी, कभी ना हो सकती है उन दोनों की स्वागत, और मैं कभी ना होने दूंगी। तो इतने में वो आदमी कहती नहीं नहीं बस जॉय की नहीं, जॉय की शादी नहीं। तो कहती जॉय की नहीं, फिर अरे फिर किसकी, पागल हो गई है क्या, फिर किसकी शादी की बात करी है तू। तो आदमी कहती वो हमने जिस आदमी को ऊपर भेजा है ना, जिसको हमने मर्डर किया, उस लड़की की शादी, जिसको जॉय लव करती है, जिस लड़की को जॉय पसंद करती है, उस लड़की की शादी, वो भी वो लड़की जिसे पसंद करती है उसकी साथ। जो क्या बोलो, जॉय के बॉस तो एकदम से शॉक कि हाँ ये हुई ना बात। अब देख कैसा लग रहा है, जिसके लिए तू हमसे लड़ाई की, हमसे टक्कर लगाया, हमारी साथ साइलेंस की, वही तुझे वैसे लात मार के किसी और के साथ शादी मना रही है ना। फिर पर कोई ना जाए, फिर भी मैं तो किसी को ना छोड़ूं, ना तुझे ना उस लड़की को, और ना जिसके साथ उसकी शादी हो रहा है उससे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक काम कर, जल्दी से खोज ले कि लोग कहाँ शादी मनाने की तैयारी कर रहा है, फिर ये लोग कहाँ है, क्योंकि शादी तो इन लोगों को मैं होने नहीं दूंगी। और शादी से पहले इन सबको मेरी अड्डा पे होना चाहिए, क्या समझी ना, मैं जो बोला बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। क्या खड़ी मेरी मुंह क्या देख रही है, निकाल जल्दी। तो वो तो ऐसे ही गुस्से में कह दी थी, और सबकी सब निकाल भी जाती है ना अब जॉय की खोज लेने के लिए, मतलब सभी की खोज लेने के लिए। पर क्या बोलो यार, ये बात तो साइड पे खड़ी होके वो जो लड़की थी ना, जो मरती थी जॉय पे, जॉय की प्यार पे, जॉय को पाने से, मतलब हमारी वही लड़की अब सब कुछ सुन ली थी। और अब ये सब सुनने की बात तो हो, और एक सेकंड भी वेट नहीं करती कि जो भी हो जाए, पता है जॉय को तो मैं इस जन्म में नहीं पाऊंगी, पर ये बात भी सच है कि मेरी होते हुए मैं मेरी जॉय पे एक खरोच भी नहीं लगने दूंगी। तब वो मतलब वो जो जा था ना, वो भी तो एकदम पागल की तरह, मतलब अब घर से कैसे निकले वो, ऊपर जाके ऐसे ही ना वो यहाँ से चोरी चुपके भागने की रास्ता ढूंढने लग जाती, क्योंकि उसके सामने तो सारे लोग वगैरह बाहर निकाल चुकी थी ना। अब उसके दिल ही नहीं यहाँ पे बैठ रहा था, क्योंकि उसे इन लोगों की नजरों से, और खास करके इन लोगों की जो प्लान था ना, उस प्लान से बचाना था, क्योंकि इन लोगों के गंदा सा प्लान के बारे में तो किसी को नहीं पता था ना, और नहीं जॉय को पता था कि वो आगे से अलर्ट हो जाएगी। इसलिए अब वो भी बाहर जाने के लिए तड़प रही थी, पागल हो रही थी। और इधर तो जॉय सब कुछ इंतजाम कर रहा था, उधर श्यामा और जॉय वो दोनों भी खुशी खुशी अपनी शादी की जो ड्रेस वगैरह, जो भी सामान वगैरह ऐसे शादी में ऐसे जरूरी होती है ना, वो सब कुछ खरीद लिया था। और मतलब वो दोनों तो सारी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब तक घर भी आ चुकी थी। पर जॉय वो तो उसके हाथ में तो बहुत सारा काम था ना, कभी ये कर रहा था तो कभी वो कर रहा था, कभी इसको कल कर रहा था तो कभी उसको कल कर रहा था। मतलब
वो काम पे बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर तरफ उसी को ध्यान देना था ना, क्योंकि और कोई थी ही नहीं जो मतलब जिस तरफ वो ध्यान नहीं देगी कोई और देगी, कोई नहीं था, इसलिए हर तरफ उसी को ध्यान देना पड़ रहा था। और जॉर्ज को तो सब काम खुद ही हाथ पे खुद ही कर रही थी। खैर देखती हूँ कि फाइनली हमारी श्यामा और सोनल की शादी हो पाएगी या फिर जॉय की जो बॉस है वो सारे प्रोग्राम वगैरह ऐसे तहस नहस करके तंदब चला के सोनल और श्यामा को उठा ले जाएगी। पर जो भी होगी वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।